नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज 24 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। सिर्फ प्रश्न ही हल नहीं करेंगे, प्रश्न के पीछे जो बैकग्राउंड है कि कैसे वो घटनाएं दूसरे अन्य घटनाओं से जुड़ी हुई हैं और वहाँ से कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब पर भी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाल ही में यूरोपीय नौसेना यानी यूरोपियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच संयुक्त अभ्यास किस स्थान पर हुआ संयुक्त अभ्यास किस स्थान पर हुआ। एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास था नेवी का, उसको हमने कवर किया था। उसका नाम क्या था? जिमेक्स। क्या नाम था? जिमेक्स था। ठीक है, वैसे ही भारतीय नौसेना और यूरोपीय नौसेना का एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। इस बार प्रश्न है कि वो कहाँ हुआ है। तो गल्फ ऑफ पर्शिया यानी फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन यानी कि अदन की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी, ये सारे के सारे जो है गल्फ हैं, बे हैं यानी खाड़ी हैं। वो क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर इसका है क्या? गल्फ ऑफ अदन यानी कि अदन की खाड़ी, यानी अदन की खाड़ी नामक स्थान पर ये दोनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ है। तो देख लेते हैं जॉइंट एक्सरसाइज क्यों होता है। हमने कल आपको बताया था, जॉइंट एक्सरसाइज का मतलब होता है जैसे कि एक किसी और देश की सेना है, ये किसी और देश की सेना, दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करने से क्या होगा? पहला फ़ायदा मिलेगा कि भैया अगर मान लेते हैं ये ए है, ए की सेना के पास कुछ अच्छे तौर तरीके हैं तो वो बी को पता चलेगी, बी के पास कुछ अच्छे तौर तरीके यानी वार स्ट्रैटेजी जो है, युद्ध तकनीक है, वो उनको पता चलेगी। तो एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। दूसरी बात है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के प्रति विश्वास को ये बढ़ाता है। तो इसीलिए होते हैं जॉइंट एक्सरसाइजेस बीच बीच में। और ये जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं बच्चा, ये 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेवी का, कि नेवी की सेनाएं मिलती हैं, यानी नौसेना यानी कि जिसे हम जल सेना भी कहते हैं। दूसरी होती है आर्मी, आर्मी मतलब थल सेना। तीसरी होती है एयरफोर्स, एयरफोर्स मतलब समझ ही रहे हैं वायुसेना। ये 3 सेनाओं का ज़्यादातर होता है, लेकिन कभी कभी होता है स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स जैसे कि कोस्ट गार्ड और बाकी अन्य जो फोर्सेस होते हैं एनएसजी वगैरह, इनकी भी हो जाती है। क्लियर है, लेकिन ज़्यादातर आपको नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ही मिलती है। तो इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्स होल्ड फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये पहला जॉइंट एक्सरसाइज है यूरोपीय सेना के बीच में। क्लियर है। अच्छा, ये यूरोपीय जो सेना है इसमें कौन से देश की सेना आती है? तो इसमें 3 प्रमुख सेनाएं हैं, एक है स्पेन, एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। ठीक है, इन 3 प्रमुख देशों की सेनाओं को मिलाकर यूरोपीय सेना कहा जाता है। समझ में आया? तो बयान में उल्लेख के 4 नौसेनाओं के 5 युद्धपोत, बाकी आप पढ़ लीजिएगा ये डिटेल वगैरह। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ है? गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, अदन की खाड़ी में। ये अदन की खाड़ी है कहाँ? तो देखते हैं, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, और ये आपका अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 ओर से सागर से घिरा होता है। यहाँ से सागर से घिरा है, यहाँ से घिरा है और यहाँ से घिरा है, इसलिए इसको पेनिनसुलर बोलते हैं यानी प्रायद्वीप बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, खाड़ी क्या होती है? खाड़ी समझते हैं। खाड़ी का मतलब गल्फ। गल्फ क्या होता है? देखिए, गल्फ होता है, ये सबसे पहली बात, ये एक वाटर बॉडी है। क्या है? वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का मतलब होता है जल राशि। ठीक है, ऐसी जल राशि जो 3 ओर से लैंड से घिरी हो, मतलब समझ में आ रहा है? वाटर बॉडी जो 3 ओर से लैंड से घिरी हो, यानी भूभाग से घिरा हो। देखो, जैसे ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये वाला हिस्सा तो 3 ओर से घिरा है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, सोमालिया की तरफ से। तो 3 ओर से घिरा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। समझ में आया? तो ये रहा गल्फ ऑफ अदन। दिखा आपको? नहीं दिखा? एक मिनट। ये रहा गल्फ ऑफ अदन। क्लियर है? तो यहाँ से थोड़ा सा ज्योग्राफी से प्रश्न बन सकता है कि अदन की खाड़ी हो गया। क्लियर है? दूसरा चीज़ ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब ये हॉर्न क्यों कहा जाता है? हॉर्न का मतलब सिंग होता है, जैसे अफ्रीका का मैप है। ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हॉर्न कहा जाता है। तो यही है, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें है सोमालिया,
दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ छोटा सा एक देश है यहाँ पर जिबूती, कौन सा, जिबूती। फिर तीसरा है यहाँ इथोपिया और चौथा है इरिट्रिया। ये चारों देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले आया सोमालिया, दूसरा क्या आया जिबूती, तीसरा क्या आया इरिट्रिया, चौथा आया इथोपिया। ठीक है, तो ये चार देशों को मिला इसे क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, यहीं पर है रेड सी, दिख रहा है आपको लाल सागर, ये आपको लाल सागर दिख रहा है, ये लाल सागर। और यहाँ पर एग्जैक्टली इसके ठीक ऊपर जो है ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए एक यहीं पर ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सा जूम करने के बाद, ठीक है, ये रेड सी है। यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर एक नहर बनाई गई है। इस नहर से क्या किया गया है, भूमध्य सागर को जोड़ दिया गया है। इस नहर का नाम है स्वेज कैनाल। क्या नाम है, स्वेज कैनाल, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्वेज नहर, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। क्लियर है, 1869 में ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। क्लियर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आई थिंक ये इतना बहुत है ज्योग्राफी के लिए। तो क्वेश्चन क्या था, यूरोपियन नौसेना और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ है, अदन की खाड़ी में हुआ है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज्योग्राफी में पूछी जाती है कि बॉब अलमंडेब स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कोई भी जल संधि पूछ लिया जाता है। जल संधि का मतलब होता है दो जल राशियों को जोड़ने वाली राशि। तो यहाँ पे लाल सागर है और यहाँ पे अदन की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ता है कौन है, बॉब अलमंडेब स्ट्रेट। एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी सागरीय राशि को जोड़ता है, तो लाल सागर को जोड़ता है और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का, सिंपल सा क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जान है तो जहान है नामक कैंपेन की शुरुआत हुई है, या किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ है। देखिए कभी भी कोई प्रोजेक्ट का मतलब समझ ही रहे हैं, हाँ, एक होता है कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान, ठीक है, कैंपेन, प्रोजेक्ट, स्कीम, जो भी शुरू होती है किसी न किसी मंत्रालय के द्वारा शुरू होती है। कोई ना कोई उसके लिए मंत्री जिम्मेदार होता है, मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये कौन लागू करेगा। क्लियर है, तो कौन सा मंत्रालय ये लेकर आया ये आपको बताना है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय यानी होम अफेयर मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, और डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन सा सही है, सही आंसर क्या है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, माइनॉरिटी रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। अब प्रश्न ये उठता है कि अल्पसंख्यक कौन है। देखो भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात करता है कौन, भारत का संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि भारत में दो ही तरह के अल्पसंख्यक है। एक है भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक, और दूसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक। क्लियर है। अच्छा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक का डिटेल कहाँ पे मिलता है, कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आर्टिकल 29, एग्जाम में कई बार नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 29, जो कि मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद है जो भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार देता है। आर्टिकल आपसे पूछ लेगा 29, और इसी के अंदर दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात करता है। एक लिंगुअल माइनॉरिटी जिसे भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है, और एक धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटी। भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, जो किसी खास क्षेत्र में कोई खास बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन वो व्यक्ति या वह समुदाय उस भाषा का भाग नहीं है। जैसे आप तमिल में चले जाएं तो तमिलनाडु में चले जाएं तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई हिंदी भाषी होगा तो वो वहाँ का माइनॉरिटी होगा। समझ में आया, हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई तमिल बोलने वाला होगा वो वहाँ का अल्पसंख्यक होगा। क्लियर है। तो भाषाई अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर, और धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब ऐसे धार्मिक समुदाय जिनकी संख्या भारत में कम है। तो भारत में किससे, जाहिर सी बात है कितनी कम होनी चाहिए, इसको कोई डिटेल नहीं दिया गया है। तो भारत में कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पहला है मुस्लिम, ठीक है, हालांकि इनकी आबादी लगभग 15-16 करोड़ के आसपास है, फिर भी इन्हें माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए माइनॉरिटी का मतलब होता है, जो यूनाइटेड नेशन कहता है कि 1% के आसपास अगर किसी समुदाय की आबादी है तो वो माइनॉरिटी है। अब यहाँ पर ये लगभग 14% है, तो कैसे ये माइनॉरिटी हो सकते हैं। हाँ, ये स्मॉलर मेजोरिटी हैं, समझ में आया। तो फिर भी जो संविधान में है वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम के बाद क्रिश्चियन यानी ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारे के सारे क्या है, अल्पसंख्यक है। क्लियर है। तो अभी ये समझ में आया होगा। तो जान है जहान है ये अल्पसंख्यकों के लिए शुरू किया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। क्यों शुरू किया, आइए देखते हैं। ये है PIB का कटिंग है। देखिए हो क्या रहा है, देश के अंदर
कोरोना टीकाकरण चल रहा है, मास लेवल पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। 21 जून को अभी क्या होता है बताइए? 21 जून को होता है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 21 जून से पूरे भारत में फ्री वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से दिन ये फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा उस दिन वैक्सीनेशन किया था, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता कौन सा राज्य वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अगले ही दिन वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा गिर गया, तो इसकी बहुत आलोचना होगी कि 2-3 दिन रोक कर वैक्सीनेशन एक दिन कायदे से लगा दिया, तो ठीक है, वो अलग बात है। तो कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें एक चीज़ ये देखा गया है, जो माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा सशंकित हैं, थोड़ा सा एप्रीहेंशन में है। सशंकित क्यों है? बहुत सारे व्हाट्सएप फेसबुक में तरह तरह के जो है फर्जी फेक जो है मैसेजेस डाले जा रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो उनका जो प्रजनन दर है वो गिर जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की हरकतें हो रही, जिसलिए मुस्लिम लोग डरे हुए हैं। तो उन्हीं के लिए खास तौर पर अल्पसंख्यकों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय नगर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में शामिल हुआ है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर हैं पूरी दुनिया के नहीं, सॉरी, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक का मतलब होता है एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बीच जो भी क्षेत्र हैं वो। अभी कौन कौन से वो देश हैं आगे हम देखेंगे। तो इन क्षेत्रों में टॉप 5 प्लेसेस कौन से हैं? तो उसमें जो टॉप कंट्री है हम बाद में देखेंगे। तो भारत का एक शहर टॉप 5 में शामिल हुआ, वो कौन सा है? बेंगलोर। बेंगलोर ही क्यों? आपको पता होना चाहिए बेंगलोर को क्या बोला जाता है? भारत का सिल्क वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क वैली नहीं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं, वो मुंह से सिल्क वैली निकल गया। इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन क्या है बताइए? सिलिकॉन एक तत्व है। क्या है? तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? जिसका परमाणु क्रमांक है 14। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है। और सिलिकॉन से ही बनाया जाता है चिप। क्या बनाया जाता है? चिप। और आपको पता है कि चिप से ही क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, उनको अगर बनाना है तो चिप चाहिए होता है। यानी कि अगर आईटी यानी टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो वहाँ चिप का सबसे बड़ा योगदान है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड इंडस्ट्री होगी उसे हम क्या कहते हैं? समझ में आया? उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली का मतलब हो गया है सिलिकॉन घाटी। क्लियर है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलोर। इसका अर्थ ये होगा भारत में जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नगर है वो कौन है? बेंगलोर। अब आपसे यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाएगा, दुनिया का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये सब नोट करते रहिएगा। दुनिया का सिलिकॉन वैली उसे बोला जाता है कैलिफोर्निया। क्या? कैलिफोर्निया। ये कहाँ पर है? यूएसए का एक नगर है, एक स्टेट भी है। यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलोर। क्लियर है? हाँ, अब देख लेते हैं रिपोर्ट। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र ये है, ये एशियन कंट्रीज़ हैं। और ऐसे कंट्री जो एशिया में भी है और प्रशांत महासागर से जिनका ट्रेड होता है बहुत ज़्यादा, उनको एशिया पैसिफिक कहा जाता है। तो इसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने कल WTC चैम्पियनशिप जीत ली उनको बधाई। ठीक है? तो बेंगलुरु रैंक्स एमंग दी टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर इन एशिया पैसिफिक। क्लियर है? बीजिंग नंबर 1 पे है, शंघाई नंबर 2 पे है, बेंगलुरु ये देख रही, ये सारे टॉप 5। बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है? हाँ, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में संपन्न हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? ये इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो क्रिकेट प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन किसने कराया था? ICC ने कराया था। ICC इवेंट्स जब भी होता है तो उसमें भारत लड़ झगड़ कर फाइनल सेमीफाइनल पहुंच जाता है। लेकिन पिछले जब से मोदी सरकार आई है, हालांकि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ऐसे फेसबुक को कल मैं देख रहा था, किसी ने डाला था कि जब से मोदी सरकार आई 2014 से भारत को ICC टूर्नामेंट जीत ही नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, ये लोकतंत्र है, सबकी अपनी सोच मुबारक है। फिर भी तो कौन मैन ऑफ द सीरीज मिला है पूरे टेस्ट चैंपियनशिप? देखिए 2019 से लेकर 2021 तक ये साइकिल था टेस्ट चैंपियनशिप का। इसमें बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले गए। भारत और न्यूजीलैंड फाइनलिस्ट थे। न्यूजीलैंड ने
भारत को हरा कर कल ये चैंपियनशिप जीत लिया है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जीता है। काइल जेमिसन को क्या मिला है, ये मैन ऑफ द मैच थे। मैन ऑफ द मैच का मतलब होता है कि उस मैच में जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन पूरे 2019 से लेकर 2021 जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, तो केन विलियमसन को क्या मिला है, मैन ऑफ द सीरीज। एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ये न्यूज़ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है सिप्री, आपको सिप्री ईयरबुक 2021। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका काम है, ये दुनिया को बताती है कि दुनिया में जो हथियार खरीदे व बेचे जा रहे हैं उस पर नज़र रखती है। समझ में, हथियारों का जो क्रय विक्रय होता है, खरीदा व बेचा जाना होता है, सेलिंग एंड परचेज जो होता है, वो कौन देखता है, सिप्री देखती है। क्लियर है, एक संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ईयर बुक के अनुसार परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वेपन है के मामले में भारत की रैंक क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूएसए, उसके बाद रशिया। भारत की रैंक क्या है, भारत 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। क्लियर है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पढ़ लेते हैं। चलो हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। सिप्री का ये रिपोर्ट है 2021। चीन, भारत, पाकिस्तान परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियर आर्म्स को ये बढ़ा रहे हैं। पूरे दुनिया में 156 शुरुआत में 2021 की शुरुआत में अनुमानित 156 परमाणु हथियार किसके पास थे, भारत के पास। ये इनके पास ये डेटा कहाँ से आया कि पता नहीं, भारत सरकार ने तो ये डेटा रिलीज़ नहीं किया, हालांकि इनके अपने सूत्र होते होंगे। तो 156 हथियार थे, अभी पाकिस्तान के पास 165 है, समझ में आया, जो कि 2020 में 160 थे। तो भारत और पाकिस्तान दोनों बढ़ा रहे हैं। चीन के परमाणु शस्त्रागार 350 हो चुके हैं। तो आप समझ रहे, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये सब है। तो भारत कौन से स्थान पर है, भारत जो है 5वें स्थान पर है। क्लियर है, कौन से स्थान पर है, 5वें, फिफ्थ पोजीशन पर है। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में सबसे बड़ा परोपकारी किस भारत को घोषित किया गया है। 20वीं सदी का मतलब हो गया 20th सेंचुरी को अगर हम देखें तो ये 1901 से लेकर, समझ में आया, 1900 से लेकर 1999 का जो दौर था उसे क्या बोला जाएगा, 20वीं सदी। क्लियर है, 1900 से लेकर 1999, 2000 से लेकर 2099 21वीं सदी। अभी हम कहाँ हैं, 21वीं सदी। तो 20वीं सदी में सबसे बड़ा परोपकारी कौन था, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन था, जमशेदजी टाटा जी, जमनालाल बजाज, रतन लाल टाटा जी, अजय जी प्रेम जी। देखिए, ये चारों भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, औद्योगिक घराने से आते हैं और सबका अपना योगदान है भारत के विकास में। तो जमशेदजी टाटा जी थे, जो रतन लाल टाटा जी के पिताजी थे, इनको 20वीं सदी का सबसे बड़ा परोपकारी माना गया, क्योंकि ये अपनी संपत्ति का बहुत कुछ दान कर देते थे। वैसे रतन लाल टाटा जी भी हैं, रतन लाल टाटा भी अपनी संपत्ति का लगभग 70-75% जो है दान कर देते। अजीम प्रेम जी हैं 90% दान कर देते। इसलिए कभी आप टाटा या अजीम प्रेम जी को टॉप 5 मिलीनियर में इनकी शक्ल नहीं देखोगे, क्योंकि ये अपना सब कुछ दान कर देते हैं। क्लियर है, तो जमशेदजी टाटा जी 7,560 अरब रुपए दान देकर विश्व के सबसे बड़े परोपकारी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज 6 क्वेश्चन था, हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप PDF आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको अपनी कोचिंग सेंटर जो हमारा है PSS विज़न एकेडमी रीवा, उसका टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, और कोई वीडियो में कुछ सजेशन देना हो तो वेलकम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।